इसमें से पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो भी हम कराने वाले हैं। ठीक है, कहता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूची बनाएं। मतलब राष्ट्र में, मतलब पूरे नेशनल लेवल पर कितने जो है हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, इस हेल्थ प्रोग्राम के बारे में हमें बताना है। ठीक है, बताना क्या है, लिस्ट करना है कि कौन कौन से जो है हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसी पर पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये सब नियंत्रण वाला कार्यक्रम होता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसकी सूची बनाना है हमें। यह प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 10 नंबर में। तो चलिए हम जो है देखते हैं। देखिए पूछ देगा लिस्ट बनाइए, और किसी एक पर चर्चा करने के लिए पूछेगा 10 नंबर में। 5 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए कहेगा। तो 10, 12, 13, 15 जितना याद रहे आप लोग उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होता क्या है माय डियर? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का मतलब होता है कि रोग पर नियंत्रण हेतु जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। मतलब रोग पर नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता है। ओके, तथा जिस रोग को जड़ मूल से खत्म करने के लिए कार्यक्रम को रोग उन्मूलन इराडेक्शन कार्यक्रम कहते हैं। तो आप लोग देखते होइएगा कि इराडेक्शन कार्यक्रम होता है जिसको हम लोग जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा जाता है। बहुत ऐसे प्रोग्राम हैं जो जिसे जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वह इराडेक्शन प्रोग्राम होता है। ठीक है, और डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम होता है जिसमें रोगों पर नियंत्रण करने का, मान के बहुत ऐसे रोग हैं जो रोग इतना जल्दी आसानी से ख़त्म होने वाला जड़ से नहीं है, तो पहले उस पर कंट्रोल करके रखिए, तो उसके लिए कंट्रोल प्रोग्राम आया उस डिजीज के लिए। और बहुत ऐसे रोग हैं जो जड़ से ख़त्म हो सकता है, तो उसके लिए जो है उस कार्यक्रम में लक्ष्य रखा गया इराडेक्शन प्रोग्राम। बातें समझ गए? तो इसे रोग उन्मूलन यानी इराडेक्शन कार्यक्रम कहते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे निम्नलिखित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लिस्ट निम्न प्रकार है। अब भारत सरकार के द्वारा, चूँकि नेशनल लेवल पर तो कोई भी काम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निम्नलिखित जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसका लिस्ट जो है निम्नलिखित है। अब ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में ऐसा हमसे नहीं पूछा है कि भाई इराडेक्शन कार्यक्रम का बताइए या डिजीज कंट्रोल का बताइए, ऐसे हमसे तो कहा नहीं है। सीधे कहा है कि भाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जितने हैं उसका लिस्ट बनाइए। तो हम लोग चाहे इराडेक्शन हो चाहे डिजीज कंट्रोल हो, सभी का जो है लिस्ट यहाँ पे बनाएंगे। ओके, और यह निम्नलिखित, आप ये समझ गए ना कि इराडेक्शन प्रोग्राम के मतलब होता है कि जड़ से ख़त्म करने का लिए प्रोग्राम जो होता है वह इराडेक्शन, और जो डिजीज पर कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम होता है उसे हम लोग रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं। बातें को समझ गए? तो ये सब चीज़ें को आप लोग समझ गए, उम्मीद है। अब यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में दे दिया है, इंग्लिश वाले अपना देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा वह कार्यक्रम है। ओके, तो यहाँ पे चलिए, अब मैं यहाँ पे देखिए मैं सीरियल यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो ऐसा मतलब नहीं है कि जो एक में मैंने लिखा है, जो दो में मैंने लिखा है वही आपको लिखना है। आपको बस याद कर लेना है नाम को, आप कहीं भी किसी सीरियल पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबसे पहला है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब पहले जो राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम जो चलता था ना, बाद में उससे इस कार्यक्रम को रिवाइज किया गया, मीन्स संशोधित किया गया। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम से पहले रिवाइज लगा दीजिएगा, RNTCP इसको कहते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा होता है यहाँ पे देख लीजिए नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। ठीक है, राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम ये चलता है। नेशनल लेप्रोसी इराडेक्शन प्रोग्राम, यानी यह इराडेक्शन प्रोग्राम है, और इराडेक्शन प्रोग्राम मतलब उन्मूलन, मतलब जड़ से खत्म करने वाला कार्यक्रम। ओके, तो नेशनल लेप्रोसी इराडेक्शन प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब ब्लाइंडनेस पर कंट्रोल करने का प्रोग्राम है, वह नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ओके, छठा है यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्वास्थ्य के लिए पोषण के लिए जो है चलाया जा रहा प्रोग्राम नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, आपको पता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके, उसके बाद है 8वां नंबर का
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसी को हम जो है RCH प्रोग्राम कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ओके, उसके बाद है 9वां है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां है कि राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन प्रोग्राम। ओके, तो नेशनल सैनिटाइजेशन सप्लाई प्रोग्राम याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गया, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन प्रोग्राम हो गया। 11 नंबर है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, मीन्स नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, उसके बाद है 12 है राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। 13 है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैंने आपको 13 राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में बता दिया। अब आपको और भी सारे कार्यक्रम के बारे में अगर ध्यान में आ जाएगा तो लिख दीजिएगा, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको 13 लिस्ट बता दिया, कम नहीं बता दिया। इन 13 को आपको क्या करना है, 2-4 बार पढ़िएगा, दिमाग में आ जाएगा, बस कुछ नहीं है। कंट्रोल प्रोग्राम है, इराडेक्शन प्रोग्राम है, ठीक है, यही है। उससे पहले नेशनल लगा देना है और बीच में जो नाम होगा वो लगा देना है, यही कंट्रोल प्रोग्राम बन जाएगा। बातें को समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से मैंने आपको 13 कार्यक्रम के बारे में बताया। और भी कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण जो है कार्यक्रम चलता है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आप जो है ये नेशनल फैमिली प्लानिंग है, बहुत सारे जो है आपको कार्यक्रम मिल जाएगा। तो इस कार्यक्रम को आपको जो है लिख देना है, ठीक है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम एंड राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम। एंड नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। एंड 12 है राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये 13 जो है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें से 2-4 ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पढ़ाऊँगा एक एक करके, और एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा तो लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टीका निरोध बीमारी के बारे में आप क्या जानते हैं, टीका निरोध बीमारियों की सूचीबद्ध करें। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे बीमारी है जो वैक्सीन से जो है, या तो वैक्सीन से जिसके लिए वैक्सीन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसके लिए वैक्सीन बना है, उसे हम लोग टीका निरोध बीमारी कहते हैं, ठीक है। जो टीका से ट्रीटमेंट होने वाला बीमारी हो उसे टीका निरोध बीमारी कहते हैं। उस बीमारी पर वैक्सीन लेकर हम उसे नियंत्रण कर सकते हैं उसके लक्षणों को बढ़ने से, ठीक है। तो हमसे वही पूछ रहा है कि भाई व्हाट डू यू नो अबाउट वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज, मतलब वैक्सीन से रोकथाम करने वाला बीमारी कौन कौन से है, क्या है बताइए, और उसका सूची भी बनाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टीका निरोध बीमारी क्या होता है। पहले देखिए, ऐसी सभी संक्रामक बीमारियां, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारी जिनको वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा प्रतिरोधकता उत्पन्न कर इन रोगों को होने या फैलने से रोका जा सके, ऐसी बीमारियों को वैक्सीन प्रिवेंटिबल बीमारियां कहा जाता है, जैसे पोलियो BCG। टीका निरोध या इसी को हम लोग वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज कहते हैं। अब होता यह है कि टीका निरोध बीमारी का मतलब होता है कि वैसा बीमारी जिसको होने या जिस पर रोकथाम करने के लिए वैक्सीन के माध्यम से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है। ऐसे बीमारी संक्रामक एवं असंक्रामक दोनों हो सकता है, दोनों के लिए वैक्सीन है। वह वैक्सीन बॉडी में जाकर क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और इन रोगों के होने या फैलने से रोका जा सके, ऐसी बीमारियों को हम लोग वैक्सीन प्रिवेंटिबल बीमारी कहते हैं। जैसे आपका पोलियो हो गया, BCG हो गया, इस सब के लिए वैक्सीन आता है, टीका आता है, पता है आप लोग को, ठीक है। तो यही हमारा टीका निरोध वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज है, कोई खास इसमें है नहीं। बात समझ गए, आगे चलिए। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के बारे में समझ गए कि ऐसी सभी संक्रामक यानी इन्फेक्टियस नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज जिसको वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जिसको वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मतलब जिसको वैक्सीन के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी उत्पन्न करके इन रोगों को होने या
फैलने से रोका जा सके, ऐसी बीमारियों को वैक्सीन प्रिवेंटल बीमारियां कहा जाता है। जैसे पोलियो, बीसीजी। अब खुद देखिए, जो बीसीजी होता है वह टीबी के लिए होता है। अब बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय दिया जाता है, उसको टीबी हो या नहीं हो उस समय दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि बॉडी में जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेगा और आगे 10-20 सालों तक जो है इसे टीबी से जो है सुरक्षा दिलाएगा। टीबी के जो सूक्ष्म जीव होगा जो टीबी कर सकता है उसको बॉडी में पनपने नहीं देगा, क्योंकि पहले वो बीसीजी ले चुका है और वह बीसीजी उसके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेगा जो टीबी के कीटाणुओं को अंदर आने से, प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, तो यही प्रिवेंटल वैक्सीन प्रिवेंटिबल डिजीज है। आपको बारे में समझ गए आप लोग। यहाँ पे इंग्लिश है। अब हम लोग को ये भी जानना है कि भाई कौन कौन से ऐसे रोग है जो वैक्सीन प्रिवेंटिबल डिजीज है, मतलब उसका लिस्ट भी बनाना है रोग का। ओके, बहुत सारे रोग हैं जो वैक्सीन, जिसको वैक्सीन जो है होता है, जिसके लिए वैक्सीन है, तो उसका सूची में सबसे पहला आता है बीसीजी आता है। ठीक है, बीसीजी टीबी के लिए आता है। डिप्थीरिया के लिए डीपीटी आता है टीका। पर्टूसिस वही डीपीटी, डीपीटी, ठीक है ना। और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मीजल्स, खसरा, मम्प्स, गलसुआ जो होता है, एमएमआर का टीका, एमएमआर का, ठीक है ना। एमआर और एमएमआर वैक्सीन होता है ना। मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, तो मिजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, रूबेला भी होगा आगे। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख लीजिए इन्फ्लुएंजा, यह सीजनली होता है। इन्फ्लुएंजा यह सीजनली होता है जो H1N1 वायरस के कारण होता है, पता है आप लोग को। ठीक है, इसके लिए भी होता है। हर्पिस जोस्टर सिंगेलाज, ठीक है, सिंगल हर्पिस जोस्टर होता है, इसके लिए भी टीका आता है। मैं देख लीजिए मेनिंजोकोकल डिजीज, मेनिंजोकोकल डिजीज के लिए भी आता है। ठीक है, रोटा वायरस के लिए भी आता है, टिटनेस के लिए भी आता है, टिटनेस टॉक्साइड, पता है ना, पढ़े हैं। पोलियो के लिए तो आता ही है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के लिए भी आता है। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण वैरिसेला, चिकन पॉक्स के लिए भी टीका आता है। ओके, रूबेला पढ़ा ही दिए, निम्नोकोकल डिजीज, और ये तो आप जानते ही हैं कि इसके कितना ज़्यादा चर्चा हुआ था, बातें समझ रहे हैं। तो ये सब बीमारी है जो जिसके लिए प्रिवेंटिबल वैक्सीन आता है और ये वैक्सीन लेने से बीमारी को रोका या फैला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सारे लगभग देख लीजिए मैंने कितना बीमारी का टीका का नाम यहाँ पे और बीमारी का नाम दिया है, बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बीसीजी है, डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, 3 हुआ, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, 4 हुआ, मिजल्स 5, मम्प्स 6, इन्फ्लुएंजा जो है आपका हो गया कितना, आपका 3 3 6 1 7 हो गया ये। ठीक है, इन्फ्लुएंजा 7 हो गया। उसके बाद हर्पी जोस्टर आता है, 8 हो गया। मेनिंजो कोकल डिजीज 9 हो गया। रोटा वायरस 10, टिटनेस 11। ओके, आगे है पोलियो होता है 12, हेपेटाइटिस ए बी 13, 14, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 15, वेरिसोला चिकन पॉक्स, ठीक है, वो हो गया आपका 16, रूबेला 17, न्यूमोकोकल डिजीज 18 एंड लास्ट वाला आपका यहाँ पे सामने है 19। मैंने 19 डिजीज का नाम बताया जो वैक्सीन से कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव होता है या क्यूरेबल होता है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना है। ओके, ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछ देता है कि वैक्सीन वाला बीमारी का लिस्ट बनाइए। ठीक है, वैक्सीन वाला बीमारी या वैक्सीन प्रिवेंटिव बीमारी डिजीज वही पूछेगा, सीधा पूछ देगा नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जो है लिस्ट बनाइए, बताइए क्या है, तो लिस्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से किसी 1-2 के ऊपर पूछ भी लेता है, जैसे इसमें से आपसे पूछ सकता है किसके ऊपर, हेपेटाइटिस के बारे में, पोलियो के बारे में। ओके, उसके बाद मीजल्स के बारे में, समझ गए, इन सब के बारे में 3-4 इसमें भी इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में पूछता है अक्सर बीमारी में। ठीक है, तो ये सब मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट सिलेबस कराऊँगा, आपको बस पढ़ते जाना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ गए। आगे चलिए, अब यहाँ पे आता है टीबी एंड इट्स प्रिवेंशन, मतलब टीबी और उसके बचाव क्या है बताना है। देखिए, टीबी और उसके बचाव के बारे में आपसे एग्जाम में देखिए बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसके बारे में आपसे उसके बचाव, उसके स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक टीबी वाले पेशेंट के लिए आप क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि मास्क पहन कर रखें, ठीक है, अच्छे जो है पोषण ग्रहण करें, ठीक है। उसके बाद अगर एनीमिया होता है, रक्त की कमी होती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए, ठीक है, गंदगी से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना।
अगर उसे सांस लेने में समस्या हो रही है तो उसे जो है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो ऐसे ही स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा में हम बेहतर चीज़ सुझाव देते हैं, यही ना करते हैं। तो आप लिखिएगा बीमारी के हिसाब से, ओके, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। टीबी, सबसे पहले टीबी क्या होता है? तो टीबी देख लीजिए, टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है। यह किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि टीबी किसके द्वारा होता है। तो टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ओके, ये रोग मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करती है। अब जो टीबी होता है यह आपके मुख्य रूप से अगर फेफड़ा में होगा तो फेफड़ा में प्रभावित करेगा, ठीक है। स्किन में होगा, स्किन को प्रभावित करेगा। ब्रेन टीबी ब्रेन में होगा तो ब्रेन को प्रभावित करेगा, यानी जहाँ भी होगा वहाँ आपको प्रभावित करेगा। फेफड़ा वाला जो होता है इसे हम लोग पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी टीबी कहते हैं। समझ गए चीज़ों को, यानी फेफड़ा वाला टीबी। यह आंत्र, मेनिंजिस, अस्थि, जोड़ों, लसिका, त्वचा एवं शरीर के अन्य ऊतकों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी जो है आपके फेफड़ा के अलावा आपके आंत में भी, ठीक है, आपका जो ब्रेन का मेनिंजिस है, जो झिल्ली है, उसमें भी जो है कर सकता है, हड्डी में भी हो सकता है, ज्वाइंट में भी हो सकता है, ठीक है। लसिका ग्रंथि जो लिम्फ ग्लैंड होता है उसमें भी हो सकता है, स्किन में भी, और शरीर के अन्य हिस्सों में भी आपके टीबी हो सकता है, फेफड़ा के तरह ही। बात समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे है मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। मैंने अभी बताया कि मनुष्य को जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वह टीबी आपका फेफड़ा का टीबी यानी पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे सांस ही सीधा प्रभावित होता है, और सांस प्रभावित होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन प्रभावित होगा। बातें को समझ रहे हैं? उससे ब्लड में भी प्रभावित होगा। तो इस सारे के लिए जो है आपका फेफड़ा टीबी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ओके, अब बात आती है यहाँ पे कि अगर मान गए टीबी हम कह रहे हैं कि फैलने वाला बीमारी है, इन्फेक्शन संक्रामक बीमारी है, तो यह कैसे फैलेगा, यह कैसे संचार कम्युनिकेट यह कैसे करेगा एक से दूसरे में? तो जो ये फैलने का जो तरीका होता है वह क्षय रोग मुख्य रूप से ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा फैलते हैं। अब ड्रॉपलेट संक्रमण क्या होता है? तो ड्रॉपलेट संक्रमण का मतलब होता है कि रोगी कोई जो टीबी से पहले ग्रसित है वह खांसा, वह छींका, वह थूका या तेज बोला तो उसके मुंह से लार के साथ जो निकलने वाली जो बैक्टीरिया होगी वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की होगी, और वह एक समान व्यक्ति द्वारा इनहेल कर लेने से वह भी संक्रमित हो जाएगा। मानिए आपके सामने, ठीक है, या आपके घर में या आपके आसपास कोई टीबी वाला पेशेंट रहता है। ओके, टीबी वाला, अब चूँकि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है उसका। अब वह व्यक्ति आपके सामने है या आपके आसपास है, वह बोला, वह छींका, वह खांसा, वह थूका, तो उसके मुंह से, एक नॉर्मल व्यक्ति भी देखते होइएगा छींकता है, खांसता है तो उसके मुंह से छींटा निकल जाता है, थूक का छींटा निकल जाता है। तो नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके थूक में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर एक संक्रमित व्यक्ति टीबी के अगर छींक रहा है, खांस रहा है, थूक रहा है, बगैर अपने मुंह पर कोई रुमाल रखे, कपड़ा रखे, तो क्या होगा? उसके मुंह से छींटा निकलेगा। वह छींटा में होगा जीवाणु, जो बैक्टीरिया होगा टीबी का, वह आपके वातावरण में चला जाएगा। अब चूँकि उसी वातावरण में तो आप भी है और आप श्वसन कर रहे हैं, तो उसके अगर कीटाणु आपके में प्रवेश कर गया श्वसन के द्वारा तो वह आपके अंदर भी टीबी या किसी के अंदर भी टीबी, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी टीबी कर देगा। तो यही ड्रॉपलेट तरीके से ज़्यादातर संभावना होता है टीबी होने से। ओके, अब बात आती है यहाँ पे कि भाई टीबी पर नियंत्रण व बचाव हम लोग कैसे करेंगे, इसका मूल सिद्धांत जो है बताइए। ओके, चलिए हम लोग टीबी पर नियंत्रण कैसे कैसे करते हैं इस चीज़ को पहले हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले नियंत्रण या बचाव करने का जो चीज़ें हैं उसमें आप रोगी को पता लगाइए। मान गए आप अपने एरिया में अगर
आसपास अपने एरिया में अगर आपको पता चल जाता है कि इतने लोग जो है वो टीबी से ग्रसित है, ठीक है, टीबी से ग्रसित है इतने लोग, तो इतने लोग अगर टीबी से ग्रसित है तो आप पहचान उतना का हो जाता है तो उसका सही से ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। उसका सही से ट्रीटमेंट होने के साथ में उसका जो है बचाव, लोग भी जो है उससे बचाव करेगा जो स्वस्थ लोग हैं, समझ गए। तो रोगी के पता लगाना पहला प्राथमिकता होती है। क्षय रोग का नियंत्रण कार्यक्रम का पहला कदम समुदाय में सभी रोगियों का जल्दी पता लगाना, जितने भी टीबी के रोगी हैं उनको पता लगाना, ताकि उन लोगों को पता लगाकर उनका ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि दूसरे लोगों को ना हो। इसके लिए बलगम, बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण, सीने का एक्सरे, ट्यूबरकुलिन परीक्षण आदि विधियां काम में ली जाती है। अब रोगी का पता लगाना है तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बलगम का टेस्ट होता है, सीने का एक्सरे होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है आदि विधियां काम में ली जाती है और इससे जो है आप पता लगा सकते हैं रोगी का। ओके, दूसरा होता है कीमोथेरेपी, जिसे हम लोग डॉट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। यह डॉट थेरेपी आपको जो है लगातार 6 से जो है 24 महीने तक आपको जो है दवाई खाना पड़ता है लगातार कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और ये कीमोथेरेपी के टाइप का डॉट डॉट प्लस होता है, इसका दवाई चलता है इसमें लगातार। कीमोथेरेपी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए उपयुक्त इलाज है, ठीक है। जो डॉट थेरेपी होता है या कीमोथेरेपी कहिए, यह पल्मोनरी टीबी के लिए काफ़ी बेहतर और उपयुक्त इलाज होता है। ओके, तो यह भी एक उपचार के द्वारा आप रोक सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तीसरा है बीसीजी का टीका। इसका एक टीका आता है, बीसीजी के टीके द्वारा टीबी के रोग से बचाव किया जाता है, जो कि जन्म के समय इसीलिए दिया जाता है ताकि आगे 10-20 साल में बच्चे को कोई ऐसा टीबी के संभावना न हो, टीबी से बचाव हो सके, ठीक है। तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। एंड चौथा है आप अपने समुदाय में अपने जगह पर स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि लोगों अपने जीवन में लाइफ स्टाइल में परिवर्तन ला सके। टीबी होने पर क्या करना चाहिए, आसपास होने पर क्या करना चाहिए, यह स्वास्थ्य शिक्षा आपको देनी चाहिए। तो इससे हम नियंत्रण और बचाव कर सकते हैं टीबी से। तो टीबी से यही बचाव का साधन है। आप अच्छे पोषण, टीबी वाले को उपयुक्त पोषण बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो 5वां पॉइंट में आप उपयुक्त पोषण भी लिख सकते हैं, ठीक है।